कौम आद पहाड़ की तरह मजबूती रखने वाले लोग जिन्होंने अजीम सुतूनों वाले शहर को आबाद किया था, लेकिन उन्होंने ऐसी कौन सी बद अमालिया की थी जिसकी वजह से उन पर अजाबे इलाही नाजिल हुआ। कस अजाब ने तारीख के सबसे ताकतवर कौम को किस तरह तबाह बर्बाद कर दिया। ये वो जमाना था जब अजीम तूफान और सैलाब थम चुकी थी और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से जमीन पर उतर आए थे। हजरत नूह ने अपने 3 बेटों को दुनिया में मुख्तलिफ हिस्सों में रवाना कर दिया ताकि दुनिया में इंसानी आबादी दोबारा फैले। हजरत नूह के बेटे साम सर जमीन अरब में आए, जहाँ उनकी नस्लों में इजाफा हुआ और जजीरा अरब में सामी नस्ल की इब्बत हुआ। साम की नस्ल से एक ताकतवर सरदार की पैदाइश हुई जिसका नाम आद था। आद अपनी औलादों के साथ जुनूबी अरब के इलाकों में जा बसा। इस इलाके को सहराए एहताफ कहते थे, जहाँ रेत के बुलंद और बड़े बड़े टीले थे। आद अपनी औलादों के साथ यहाँ आकर आबाद हो गए और यहाँ उसकी औलादों में 13 कबीले आबाद हुए। लोग कौम आद कहलाए, जिन्होंने यहाँ ताकतवर हुकूमत की बुनियाद रखी और तकरीबन 1500 वर्षों तक यहाँ आबाद रहे। उन्होंने इस बंजर सहरा को अपनी मेहनत और मुशक्कत से सरसब्ज बना दिया और यहाँ खूबसूरत बस्तियां बसाई। कौम आद दुनिया के सबसे लंबे और ताकतवर लोग थे। उनके ताकत के मुतालिक कहा जाता है कि वो एक हाथ से ही दरख्त की जड़ों को उखाड़ देते थे। वो कभी बूढ़े नहीं होते थे। उनमें एक शख्स 1000 साल की उम्र पाता था और उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। कौम आद का जमाना 2000 साल कम्बल मसी माना जाता है। उन्होंने अहकाफ में पहाड़ों को काटकर आलीशान महल बनाए थे और लंबी लंबी सतूनों को तराश कर अपनी बस्तियों की अजमत का सबूत देते। इसलिए उनको 1000 सतूनों वाले शहर की कौम भी कहा जाता है, जिसका मरकज हजरे मौत का इलाका था। कौम आद खजूर के बागात के मालिक थे और खेती बाड़ी करने वाले थे और चट्टाने काटकर बड़ी बड़ी महलें जारी की थी। इस कौम को अगर उस दौर का सुपर पावर कहा जाए तो ये गलत ना होगा। कुर्बती की रिवायत के मुताबिक हजरत इब्ने अब्बास का बयान है कि कौम आद के लंबे कद वाले आदमी 500 जिरा का होता था और उनमें सबसे छोटा कद का आदमी 300 जिरा का होता था। याद रहे कि एक जिरा मौजूद पैमाइश के मुताबिक तकरीबन 1.5 फीट का बनता है। इन तमाम नेमतों और रहमतों के बावजूद कौम आद अल्लाह के नाफरमान साबित हुए और दुनिया की मालो दौलत और ताकत ने उन्हें सरकश बना दिया। लिहाजा तूफान नूह के बाद कौम आद ही वो कौम थी जो सबसे पहले कुफ्र और शिर्क में मुख्तला होकर बूतों पर पुजारी बन गए। उनके 3 मखसूस बूते थे जिनके नाम हमूद, हुब और समद थे, जिनकी वो पूजा किया करते और उनसे मुरादे मांगते थे। शिर्क के साथ बहुत जल्द ही ये लोग जहालत, गुमराह, बेहयाई, जीना और फसाद में पड़ गए और बद अमालियों की तमाम हदों को पार कर दिया। लिहाजा अल्लाह ने कौम आदे से कहा कि है एक नेक बंदे जिनका नाम हूद अलैहिस्सलाम था, उन्हें नबूवत अता की ताकि इस भटकी हुई कौम की इस्लाह की जा सके। हूद अलैहिस्सलाम ने अहद आद को अल्लाह की इबादत की दावत दी और उन्हें शिर्क से तौबा करने की तलकीन की। हजरत हूद मुसलसल 50 सालों तक अपनी कौम को धीमी हक की वादो नसीहत फरमाते रहे। कौमी आदि के 2 कबाइली जिनका नाम कलमाल और कलजान था और उनके पास कौन सी सरकारी थी, उन्होंने हजरत हूद की सबसे ज्यादा मुखालफत की और आपको तकलीफ पहुंचाई, लेकिन आखिरकार अभिलेख उलझन दावत हक पर ईमान ले आए, जबकि बाकी 12 कबीलों ने हर दूत का इनकार किया। उन्होंने हजरत से कहा कि हम अपने बाप दादा का चलन हरगिज न छोड़ेंगे। वो तक कपूर में डूब गए और उन्होंने अल्लाह को ललकारा और कहा कि अगर हम में से भी ज्यादा कोई ताकतवर है। अब कुमिनाज पर अजाब का फैसला करीब था। कई दिनों तक आस में बारिश नहीं हुई। चश्मे अब सारी और मेरी खुशी हो गई और हर तरफ सूखा पड़ने लगा। खेत खलियान बर्बाद हो गई, जमीन बंजर हो गई। आज के लोगों के बड़े बड़े बाग छुप गए, मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि लोग पानी के लिए तरसने लगे। जब खाने को कुछ न रहा तो ये लोग बिल्लियां, चूहे और मुर्दा जानवरों को खाने लगे। लिहाजा एक्स का बादल मंडराता हुआ या काफी के इलाके की तरफ बढ़ा, जिससे हर तरफ अंधेरा छा गया। खुद अली सलाम ने जगी मंजर देखा तो समझ गए कि अल्लाह का वादा अब करीब है। हजरत हूद अपने मानने वालों को साथ लेकर हथीरा नाम बस्ती की तरफ चल दिए। जैसे ही हजरत हूद 3 नकाब से हिजरत माई अजाब की टक्कर हो गई। काले बादल मस्जिद शिया हो गई और तूफान पर बहू गया। एक तेज आंधी चली जिसने सबके दिल दहला दिए। इस वक्त आंधी के सामने हर चीज जमीन बोस होने लगी। हवा के झोंकों फिर कौमी आर्ट के अजीब सुकून कहने लगे और उनके बड़े बड़े महल, लात और घर उड़ा कर रख दिए। 60 हाथ के कद्दावर अफराद तिनके की तरह हवा में उड़ रहे थे। हवा उनके सरों को इस जोर से टकराती थी कि भेजे निकलकर मुंह पे लटक जाते थे। आंधी का ये अजाब इतना सख्त था कि हवा आग के बगोलों की तरह घरों में घुस गई और उनको उठाकर बाहर फेंक देती। अल्लाह ने तेज आंधी के इस तूफान को 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा और अब अहकाफ का वो इलाका जो कभी जन्नत नजीर और दिल फरेबी हुआ करता था, चसहरा और तबाह खुदा जमीन में बदल चुका था। अगर पहले किताब की बात की जाए तो उनकी किताबों में अहकाफ के मुताबिक कोई तफसीली जिक्र नहीं मिलती। अलबत्ता अहद नामा कदीम ने नेफिलिम नामा मखलूक का जिक्र मिलता है, जिसका तजुर्मा अहले किताब के उलमा के मुताबिक इंतहाई ऊंचे कद के लोग हैं। लिहाजा मुमकिन हो कि जिस नेफिलिम का जिक्र किया गया हो वो कौम आद ही हो। बहरहाल कौम आद का वो इलाका इस तरह तबाह बर्बाद हुआ था कि फिर हजारों साल तक तारीख के सफों से आद और उनके इलाकों का नाम भी मिट गया और लोग उन्हें सिर्फ एक मिथिया अरबी लोक कहानी समझने लगे। लेकिन 1000 सालों बाद कुरान मजीद में कौम आद और अहकाफ की तारीख को दोबारा
दोबारा दोहराया गया ताकि लोग उस कौम की हकीकत को याद रखें। अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो अहकाफ का वो इलाका आज यमन और उस्मान के इलाकों में 2.5 लाख स्क्वायर मील पर फैला है, जहां आज रेत के सुनसान टीलों और वीरानी के सिवा कुछ भी नहीं है। इस इलाके की वहशत की वजह से अरब इसे हजरे मौत कहते हैं। मकाबा बद्दुओं से लेकर स्याह और मुसाफिर तक कोई भी इस रेतीले रेगिस्तान के करीब जाना पसंद नहीं करता। साल 1930 में एक ब्रिटिश बर्टन थॉमस ने यह इरादा किया था कि वो हजरे मौत या अहकाफ के उस इलाके को पार करने वाला दुनिया का पहला शख्स बनेगा। लिहाजा थॉमस ने मुकामी बद्दों को साथ ऊंट के जरिए इस इलाके का सफर किया था। बी थॉमस ने लिखा कि इस सफर के दौरान हजरे मौत के एक इलाके से गुजरते हुए उसने एक खंडर नुमा इमारत देखी। लिहाजा लोगों से पूछने पर उसे पता चला कि किसी जमाने में इस जगह पर इरम नामी एक शहर हुआ करता था। इस पर अजब ए इलाही आया था। अगले 35 सालों तक उन इलाकों में तहकीक जारी रखी। इस तहकीक टीम के एक शख्स जिसका नाम निकोलस क्लैप था, उसे यकीन था कि इन इलाकों में कोई गुमशुदा शहर जरूर छिपा है। लिहाजा तारीख के उस गुमशुदा शहर की तलाश में उसने पूरी कुव्वत लगा दी। क्लैप ने 2-2 हजार साल पुरानी यूनानियों के बने हुए नक्शे ढूंढ निकाले। लिहाजा उसे टोलेमी का बना एक नक्शा मिला जिसमें उन इलाकों को दिखाया गया था। अब क्लैप को यकीन था कि वो अपनी तहकीक सही मकाम पर कर रहा है। अपनी कोशिशों और सरकारी ओहदेदारों से बहुत मन्नत और समाजत के बाद आखिरकार क्लैप को सैटेलाइट की तस्वीरें दे दी गईं, जिसमें मौत के इस इलाके के नीचे दबे 2000 साल पुरानी पिलर्स, टावर्स, रास्ते और सुतून के आसार मिले, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इन इलाकों में कोई कदीम सिविलाइजेशन जरूर आबाद हुआ करती थी। सवाल ये उठता है कि वो कौन सी हवा थी जिसमें कौमे आद के इतने कद्दावर लोग तिनके की तरह उड़ गए और उनके अजीमुशान सुतून और मोहल्लात तबाह होकर रेत की तरह बिखर गए। जदीद साइंस की हवा पर तहकीक शायद इस सवाल का एक बेहतरीन जवाब हो सकता है। हैज दरअसल साइंटिस्टों ने विंड फोर्स को मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम किया है, क्योंकि हवा की तेजी और शिद्दत इलाकों, मौसमों और मकामात के एतबार से मुख्तलिफ होती है। इनमें सबसे कम फोर्स की हवा लेवल 0 की हवा है, जो हमारी सतह जमीन पर मौजूद है, जिसमें हम पतंग उड़ाते हैं या परिंदे प्रवास करते हैं। फोर्स 4 की हवा को वो लेवल है जो कि एक कश्ती को आसानी से धक्का दे सकता है। इसी तरह फोर्स के हर लेवल के साथ हवा की शिद्दत में इजाफा होता जाता है। तहकीक के मुताबिक हमारी जमीन के मुकाबले में दूसरे सैयारों पर चलने वाली हवा तेज तरीन होती है। अगर इस कायनात में सबसे तेज चलने वाली हवाओं की बात की जाए तो वो IGR नामी ब्लैक होल के गिर्द चलने वाली हवाएं हैं। ये हवाएं 3 करोड़ 20 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जो रोशनी की रफ्तार का तकरीबन 3% हिस्सा है। इस रफ्तार से चलने वाली हवाओं में शायद इंसान के एक हिस्से तक बिखर जाएंगे। हवा के इस फोर्स से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौमे आद पर आने वाला वो तूफान किस कदर सख्त और दिल दहला देने वाला था।